एपिसोड 11 के स्टार्ट में शाओ और यूनशन एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं। शाओ उस पर अपने फाइनल मूव से अटैक करने लगता है, मगर यून वहां आके उसे बचा लेता है। वो शाओ को डिस्ट्रैक्ट करने लगता है। इसका फ़ायदा उठा के यूनशन शाओ पे अटैक कर देता है, जिससे वो काफ़ी हर्ट हो जाता है। ये देख के शाओ वहाँ से भाग के बीस्ट माउंटेन पे चला जाता है, क्योंकि शाओ उस फाइट में काफ़ी हर्ट हो चुका था और उन दोनों के साथ फाइट से उसकी बहुत ज़्यादा पावर चली गई थी। इसलिए वो बैठ के अपनी पावर्स को कल्टीवेट करने लगता है। वो अपनी एनर्जी को पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र कर देता है, जिससे उसके सारे ज़ख्म ठीक हो जाते हैं। क्योंकि अपने ज़ख्मों को ठीक करने से शाओ की पावर बढ़ गई थी, इसलिए वो इस मौके का फ़ायदा उठा के अपनी एनर्जी को और ज़्यादा बढ़ा देता है, जिससे वो दादोशी की 3rd स्टार फॉर्म अला कर लेता है। ये देख के उसका टीचर बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद शाओ अपने टीचर को बताता है कि वो इस न्यू पावर से 2 स्टार पावर को भी आसानी से कंट्रोल कर सकता है। ये सुन के टीचर उसे बताता है कि सिर्फ 2 स्टार पावर को नहीं, तुम अपनी सोच को भी कंट्रोल कर सकते हो। ये कहने के बाद टीचर उससे पूछता है कि अब तुम आगे क्या करोगे, जिस पे शाओ कहता है कि भले ही इस बार वो अपने फादर को बचाने में नाकाम रहा, लेकिन अगली बार ऐसा नहीं होगा। अब रिवील होता है कि शाओ का फादर अपने लोगों को बताता है कि जब हम शाओ का पीछा कर रहे थे तो वो अचानक से शाओ फैमिली के साथ कहीं गायब हो गया। ये सुन के यून गुस्सा हो जाती है। वो उसकी बातों पे यकीन नहीं करती और कहती है कि शाओ के पास सिर्फ दादोशी और तुम्हारे पास डू वैंग की पावर है, लेकिन फिर भी तुम सब उसे पकड़ नहीं सके। इसके बाद शाओ उस जेड पीस को बाहर निकाल लेता है। वो कहता है कि यूनशन मेरे और मेरे फादर के रिलेशनशिप के बारे में जान चुका था, इसलिए शायद उसने ही मेरे फादर को गायब करवाया हो। ये सुन के टीचर कहता है कि तुम्हारे फादर के गायब होने के पीछे यूनशन का नहीं बल्कि किसी और का हाथ है, और वो बंदा इतना पावरफुल है कि वो उन सब के सामने तुम्हारे फादर को वहाँ से ले गया और यूनशन जैसा बंदा उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सका। इसके बाद टीचर कहता है कि तुम यून से राब्ता करो, वो तुम्हें ज़रूर कुछ ना कुछ बताएगी। शाओ कहता है कि क्या यून इस बारे में जानती है, जिस पे टीचर कहता है कि मैं ये तो नहीं जानता कि यून उस बंदे के बारे में जानती भी है या नहीं, लेकिन तुम यून से उस बंदे के बारे में इंफॉर्मेशन ज़रूर लो, क्योंकि हो सकता है उस बंदे का शाओ फैमिली के साथ कुछ लेना देना हो। इधर माउंटेन पे एक वाइट स्नेक बाहर आ जाती है। उसे एक बिच्छू मारने वाला होता है, लेकिन तभी वो बिच्छू उसकी मालिश करने लगता है। वो ऐसे बिहेव करने लगता है कि जैसे वो स्नेक उसकी मालिक हो। सिर्फ यही नहीं, उस माउंटेन के सभी मॉन्स्टर्स उस स्नेक का ख्याल रखने लगते हैं। वो उसके लिए खाना ले आते हैं और उसकी पूजा करने लगते हैं। इसी बीच टीचर उस ब्लैक स्टोन को बाहर निकाल लेता है जो उसे बाजार से मिला था। वो कहता है कि ये स्टोन वैली ऑफ बर्निंग के लोगों का है। असल में वैली ऑफ बर्निंग डोकी किंगडम के लोग थे, जिनकी पावर और स्ट्रेंथ यूनलैंड किंगडम से ज़्यादा थी, और उनकी सबसे ख़ास बात ये थी कि वो लोग फायर को कल्टीवेट करते थे। क्योंकि टीचर ने पिछले 3 साल से शाओ को स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प की थी, इसलिए शाओ उसका शुक्रिया अदा करने लगता है। मगर टीचर उसे कहता है कि जब मैं तुमसे पहली बार मिला था तो उसी दिन मैंने सोच लिया था कि मैं तुम्हें बर्निंग मेथड सिखाऊंगा। मेरे और भी स्टूडेंट्स थे, लेकिन तुम्हारे जैसा हार्ड वर्किंग और प्योर सोल उनमें से कोई भी नहीं था, और इसीलिए तुम मेरे सबसे बेस्ट स्टूडेंट हो। ये सुन के शाओ इमोशनल हो जाता है और कहता है कि मैं आपको कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करूँगा। उधर यूनलैंड किंगडम का मास्टर यून पे गुस्सा हो जाता है। वो उससे पूछता है कि तुमने शाओ को ज़िंदा क्यों छोड़ा। यून कहती है कि मैंने उसे इसलिए जाने दिया क्योंकि उसने हमारे एक स्टूडेंट की जान बचाई थी। ये सुन के मास्टर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि शाओ ने मेरे ग्रेट एल्डर की जान ली, इसके साथ साथ उसने यूनलैंड किंगडम को भी डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की। ऐसे लोगों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। ये सुन के यून कहती है कि शाओ अकेला है,
अगर हम उसके पीछे अपनी पूरी आर्मी लगा दें तो इससे जियामा के अंपायर में हमारी रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी। ये सुन के मास्टर उसे बताता है कि तुम जियामा अंपायर की फ़िक्र करना छोड़ दो। अब से मैं यूनलैंड किंगडम को लीड करूंगा और इसे इतनी ऊंचाइयों तक ले जाऊंगा जिसका किसी ने आज तक सोचा नहीं होगा। ये कह के मास्टर यून को शाओ येन को पकड़ने का कहता है और फिर वहां से चला जाता है। इधर टीचर और शाओ येन उस पीस को ओपन करने लगते हैं। अब जैसे ही वो पीस ओपन होता है उससे फायर एनर्जी बाहर निकलने लगती है, जिससे उन दोनों के इर्द गिर्द एक फायर सर्कल बन जाता है। ये देख के टीचर रिवील करता है कि इस फायर एनर्जी का नाम 3 मिस्टीरियस चेंजेस ऑफ हेवन फ्लेम्स है। असल में 3 मिस्टीरियस चेंजेस ऑफ हेवन फ्लेम्स एक मिस्टीरियस एडवांस टेक्निक है जिससे एक ही लम्हे में बॉडी की स्ट्रेंथ को आसानी से बढ़ाया जा सकता है। सिर्फ यही नहीं, ये सीक्रेट टेक्निक बहुत ही नायाब है। इसकी पावर अर्थ लेवल एक्सरसाइज के बराबर होती है और ये बर्निंग वैली के लोगों का सबसे अहम ट्रेजर है। ये सुन के शाओ येन टीचर से पूछता है कि क्या मैं इस सीक्रेट टेक्निक को अपनी ग्रीन लोटस हार्ट फार्म के साथ कल्टीवेट कर सकता हूँ, जिस पे टीचर उसे बताता है कि हाँ, तुम बिल्कुल ऐसा कर सकते हो, लेकिन इस टेक्निक से तुम सिर्फ थोड़े टाइम के लिए अपनी पावर को बढ़ा सकते हो और जब वो टाइम ख़त्म होगा तो इस पावर की रेज तुम्हारी बॉडी को डैमेज कर देगी। इसके बाद टीचर उसे बताता है कि इस पावर को 3 मिस्टीरियस चेंजेस भी कहा जाता है। अगर तुम इसे अच्छी तरह से अपनी एनर्जी के साथ कल्टीवेट करो तो डोजून की स्टेज तक आसानी से पहुंच सकते हो। ये सुन के शाओ येन वहाँ पे बैठ जाता है। वो इस न्यू पावर को कल्टीवेट करने लगता है क्योंकि बर्निंग वैली के लोग इस टेक्निक को एक्टिवेट करने के लिए हेवनली फ्लेम पावर और 2 और फायर पावर को यूज़ करते थे। इसलिए शाओ येन अपनी फायर पावर को यूज़ करके इस पावर को कल्टीवेट करने लगता है। अब रिवील होता है कि बर्निंग वैली की ये सीक्रेट टेक्निक एक बार जियामा किंगडम को भी मिली थी। टीचर ने उनसे ये टेक्निक ख़रीदने की कोशिश की मगर उन्होंने देने से साफ इनकार कर दिया क्योंकि अब ये टेक्निक उसके स्टूडेंट के पास आ चुकी थी। इसलिए टीचर ये देख के बहुत खुश हो जाता है। इसी बीच यूनलैंड किंगडम के सिपाही वहां आ जाते हैं। वो उस माउंटेन के मॉन्स्टर्स पे अटैक करने लगते हैं और उन्हें एक एक करके मार डालते हैं। उन्हें अपनी तरफ आता देख के शाओ येन वहाँ से भागने लगता है। यूनलैंड किंगडम के कुछ सिपाही उसका पीछा करते हैं। वो उस पर अटैक करने लगते हैं मगर शाओ येन अटैक करके उन्हें काफ़ी हर्ट कर देता है। क्योंकि शाओ येन पूरी तरह से अपनी पावर को रिकवर नहीं कर पाया था, इसलिए वो वहाँ से भागने लगता है। लेकिन तभी यूनलैंड किंगडम का पावरफुल योद्धा यानी उनका एल्डर वहाँ आ जाता है और इसके साथ ही एपिसोड 11 यहीं पे एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको एपिसोड 11 की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं बैटल थ्रू द हेवंस के आगे के एपिसोड्स को भी एक्सप्लेन करूं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।